मैं आज सुहाग रात की सेज पर बैठी थी। मैंने इससे पहले अपने पति को कभी नहीं देखा था। मेरी शादी चट मंगनी और पट ब्याह हो गई थी। एक दो बार मैंने अपने पति को तस्वीर में देखा था। वो मेरे दिल को भा गया था। बहुत ही हैंडसम, लंबा चौड़ा नौजवान था। किसी भी लड़की का दिल उस पर आ जाता। और मेरी शादी तो बहुत जल्दीबाजी में हुई थी। समर की माँ की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी और वह अपने बेटे समर की शादी देखना चाहती थी। समर से दो छोटे भाई ने पहले ही लव मैरिज कर ली थी। उनके बच्चे भी थे, लेकिन समर ने लव मैरिज नहीं की थी। उसका कहना था कि मेरे लिए लड़की मेरे माँ बाप या भाई ढूंढेंगे। वह अपने छोटे भाई की पत्नी को बहुत बुरा भला कहता था। कहता, घर से भागी हुई लड़कियों का क्या भरोसा, वे घर बसा पाएंगी या नहीं। उन दोनों छोटे भाई की पत्नियों में हमेशा लड़ाई झगड़ा चलता रहता था। समर की माँ ने उन दोनों भाइयों को अलग कर दिया था और समर के बड़े भाई भी वो सारे अलग रहते थे। और आज फाइनली समर ने भी शादी कर ली थी। वह भी अपनी माँ के और भाइयों की पसंद की। समर ने भी मेरी फ़ोटो एक दो बार ही देखा था। मैं समर के दिल को भा गई थी। उसने अपनी माँ को कहा था अब शादी में देर नहीं होनी चाहिए। और आज मैं समर की दुल्हन बनकर उसका इंतज़ार कर रही थी। वह जैसे ही कमरे में आया, मेरा दिल जैसे मुट्ठी में आ गया हो, क्योंकि उसकी भाभियों ने उसके खिलाफ मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें भर कर गई हुई थी। उनका कहना था कि हमारा देवर औरतों का नकल उतारता है और आज तक कोई औरत उनको नहीं भाई। अब देखते हैं शकीरा तुम्हारा और समर का रिश्ता कैसे चल पाएगा। वह तो बहुत ही ज़्यादा कामों में कीड़े निकालता है, सबकी नकल उतारता है। शकीरा बचकर रहना, तुम्हारा पति बहुत ही ज़्यादा खड़ूस लगता है। औरतों के लिए उसके विचार बहुत ही गंदे हैं। मुझे तो ये सब बातें सोच कर ही बहुत डर लग रहा था। लेकिन जैसे ही समर मेरे सामने आया, मेरे हाथों में पसीना अपने आप चल रहा था। जबकि सर्दी का दिन था। समर ने आते ही बड़े प्यार से मुँह दिखाई में सोने का हार दिया था और मेरा घूंघट उठाया था। मैं उसके इस अदा पर फिदा हो गई थी। और उसने गाना भी गाया था। मुझे तो समर बहुत पसंद आया था। सबकी बातें झूठी साबित हो गई थी। मुझे जैसा आदमी चाहिए था, समर बिल्कुल वैसा ही था। उसने कहा कि तुम्हारी आंखों में काजल फैल गया है। उसने एक टिश्यू पेपर मेरे हाथ में पकड़ाया। मैंने अपनी आंखों को साफ किया। उसने टिश्यू पेपर लेकर डस्टबिन में डाल दिया और कहने लगा, शकीरा तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। मैंने भी उससे कहा, तुम मेरे मेहंदी के हाथों में अपना नाम ढूंढ सकते हो। उसने तुरंत मेरे दोनों हाथों को अपने होठों से लगा लिया और कहा कि ये तो बहुत छोटी सी बात है, चलो अभी ढूंढ लेता हूँ मैं अपना नाम। उसने 5 मिनट के अंदर ही अपना नाम ढूंढकर उस जगह पर किस कर चुका था। मैं काँप कर रह गई थी। फिर कहने लगा, शकीरा तुम्हारे पाँव बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, तुमने वैक्सीन कराई है? मैंने कहा, नहीं, मेरे पैरों में बाल नहीं। उसने कहा, क्या शकीरा मैं तुम्हारे पैरों को चूम सकता हूँ? मेरे हाथ पैर दोनों काँप रहे थे। मैंने अपना सर हिला दिया। वह धीरे धीरे मेरे लहंगे को ऊपर उठा चुका था, मुझे अपने बाजुओं में सुला चुका था, मेरे हर जिस्म के अंग को चूम रहा था और हर जगह मेरी तारीफ कर रहा था। मैं तो उसके मोहब्बत पर वारी जा रही थी। कुछ ही देर में उसने मेरे जिस्म के सारे कपड़ों को आज़ाद कर मुझे अपनी बाहों में कैद कर चुका था। मैं भी बेकाबू होती जा रही थी। धीरे धीरे आहें तेज होती जा रही थी। उसके बाद पूरे कमरे में सिसकियाँ और आहें गूंजने लगी और हम दो जिस्म एक जान हो चुके थे। सारी रात इश्क के समंदर में डूब चुके थे। उसने एक ही झटके में मेरी चीख निकलवा दी थी। उसने तुरंत मेरे मुंह पर दोनों हाथ रख लिए थे और कहा कि थोड़ा बर्दाश्त कर लो, आवाज़ बाहर जाएगी, पहली बार है। मैं भी अपने चीखों का गला घोंटते उसके प्यार में बहकती चली गई। देवरानी और जेठानी की बातें झूठी साबित हुई थी। मेरा पति बहुत ही चाहने वाला मिला था। मेरे मुंह से निकलने से पहले मेरी सारी इच्छाओं को पूरा कर देता। मैं उसके इस अदा पर वारी जाती। वह दिन में कभी भी मेरे साथ घर पर नहीं रहता था, लेकिन रात को वह सारी कसर निकाल लेता था। वह कभी घर के कामों में इन्वॉल्व नहीं होता था, बल्कि मेरे देवर और जेठ सभी अपनी पत्नियों के साथ मिलकर घर का सारा काम करवाते और यही बात मेरे पति को बहुत बुरी लगती थी। और वह अपने भाभीियों का नाम रख चुका था, पर मुझे अपने पति से कोई शिकायत नहीं थी। मुझे घर के काम करने में कोई भी बुराई नज़र नहीं आती थी। मेरी सास ने बहुत जल्द हम दोनों को अलग कर दिया था और मैं अपने पति के साथ अपना घर बना चुकी थी। मेरी शादी को 2 साल बीत चुके थे। मेरी एक छोटी सी बच्ची भी हो चुकी थी। लेकिन अब जो मेरे सर पर समस्या आई थी, मेरा सब कुछ बहाकर ले जाने वाली थी। मैंने अपने पति को बहुत समझाने की कोशिश की। मैंने अपने पति से कहा, आप उनके झगड़े में क्यों घुस रहे हैं? देखिए, कहीं कल कोई चीज़ हमें कोई मुश्किल में न डाल दे। इस बात ने उनके चेहरे पर अजीब सी गंभीरता आ गई थी।
वह चुप बैठ गए। शकीरा, तुम चाहती हो कि मैं अपने दोस्त को अकेला छोड़ दूं? तुम जानती हो उसने मुझ पर कितने एहसान किए हैं। उसके बदले तो तुम इस घर में आराम से बैठी हो। अगर वक्त पर मेरी उसने मदद ना की होती तो शायद आज मेरे पास ये घर ना होता, रोजगार ना होता, या जो कुछ मैं कर रहा हूँ कुछ भी न कर पाता। ऐसा है ना समर जी, कहीं हम जल्दीबाजी में कोई फैसला बुरा न कर जाएं और उनके झगड़ों के चक्कर में हमारा घर बिछड़ न जाए। मेरी इन बातों पर मेरे पति ने लंबा चौड़ा लेक्चर दिया। शकीरा, तुम जैसा कह रही हो ठीक है, मैं मानती हूँ कि तुम्हारे दोस्त ने बहुत मदद की, मगर ये समस्या हमारी नहीं है, ये उनकी पर्सनल समस्या है, उन्हें खुद ही हल करना चाहिए। मैंने साफ और सीधे शब्दों में कहा तो मेरे पति के चेहरे पर गुस्से के असर उभर आए। शकीरा, मुझे तुम्हारी इस तरह की फालतू खुदगर्जी की उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा कि शायद वो मेरे हक में बात कर रहे हैं, मगर मैं सिर्फ ये चाहती थी हम चौकन्ने रहते ताकि बाद में कोई नुकसान ना उठाना पड़े। लेकिन मैं ये भी कह दूं कि मैं अपने दोस्त को अकेला नहीं छोड़ सकता। अगर तुम्हें ये स्वीकार नहीं है तो फिर ठीक है, आज के बाद हमारे बीच जो दोस्ती का रिश्ता था वो खत्म समझो। ये कहकर मेरे पति ने दरवाजा फटाफट बंद कर दिया और मेरी आंखों में आंसू आ गए। हम सिर्फ पति पत्नी ही नहीं बल्कि अच्छे दोस्त भी थे और इस दोस्ती ने हमारे रिश्ते को और मजबूत बना रखा था। जब पति और पत्नी के बीच सच्ची दोस्ती हो तो रिश्ता और ज़्यादा मधुर हो जाता है और ज़्यादा दिनों तक चलता है। मैंने उनके हाथ पर हाथ रखकर कहा, आप मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो समर। मगर वह गुस्से में कमरे से बाहर जा चुके थे और मैं बेचारी चुप से अपना बुरा सा मुंह लेकर रह गई। समझ नहीं आ रहा था कि समर को आखिर क्या हो गया है। अभी कुछ घंटे पहले की ही तो बात है जब उनके करीबी दोस्त ने गुस्से के हाल में अपनी पत्नी को तलाक जैसे शब्द बोलकर अपना रिश्ता खत्म कर लिया। अब वो मेरे पति से मदद मांग रहे थे। हैरान थी कि आखिर यह आदमी अपने पर्सनल मामले में मेरे समर को क्यों घसीट रहा है। आखिर वह उनकी क्या मदद कर सकते थे, और सबसे बढ़कर मैं कैसे बर्दाश्त कर लेती कि मेरे पति किसी और औरत से निकाह कर ले, चाहे वक्त के तौर पर सही, लेकिन मैं अपने पति को नहीं बांट सकती थी। इस ख्याल ने मुझको अंदर से तोड़ कर रख दिया था। शाम के साए गहरे होने लगे। मैंने सोचा चलो खाना ही बना लूं। मैं कमरे से बाहर निकली। घर सुनसान था, समर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। इतने में मेरी छोटी बेटी जुबीन के रोने की आवाज ने मुझे चौंका दिया। शायद मैं नींद से जाग चुकी थी। मैं रसोई में जाने के बजाय जल्दी उस कमरे में गई जहां मेरी नन्ही सी गुड़िया भूख से बेहाल हो रही थी। अभी उसकी उम्र बड़ी मुश्किल से 8 महीने की थी और हमारी शादी को 2 साल हुए थे। मैंने उसे प्यार से गोद में उठाया, तसल्ली देते हुए रसोई की तरफ चल पड़ी। मैंने जल्दी से उसका दूध बनाया, दूध पिलाया। वह सुकून से चुप हुई। मैंने प्यार से उसके बालों में हाथ फेरा और उसको झूले में लिटा दिया। उसे चारपाई के पास रख दिया। कुछ पल उसे देखकर दिल में अजीब सा प्यार उमड़ता था और डर की लहर साथ में आई थी। अगर हमारा रिश्ता बिगड़ गया तो इस मासूम बच्ची की इसमें क्या गलती होगी। मैं दोबारा रसोई में गई और खाना बनाने लगी, मगर मेरा दिमाग अभी समर के ख्यालों में उलझा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे नाराज होकर गए हैं और ये ख्याल मुझे अंदर से बेचैन कर रही थी। मैं नहीं चाहती थी किसी और के झगड़े की वजह से हमारे दोनों के बीच झगड़ा हो, मगर समर तो जैसे अपने दोस्त मकसूद की मदद करने के लिए जिद पकड़कर बैठे थे। तो आखिर में मैं कर भी क्या सकती थी। लेकिन एक बात मैं जानती थी कि समर मेरी परमिशन के बिना कोई कदम नहीं उठा सकते थे। शायद इसलिए 2 बार मुझसे पूछ भी चुके थे ताकि मैं खुद हाँ कह दूं। अभी तक मैंने साफ जवाब नहीं दिया था, मगर दिल में उलझन बढ़ती जा रही थी। कभी कभी चुप्पी भी एक फैसला बन जाती है, मगर मैं चाहती थी इस बार सोच समझकर कदम उठाऊं। मैंने सोचा कि इस समस्या पर किसी और से राय लेनी बहुत ज़रूरी है। जल्दी ही मेरे दिमाग में मेरी सहेली गुलशन का ख्याल आया, जो इस्लामिक तरीके से वे आलिम थी और हर जगह उसको लोग जानते थे। वे बहुत लोगों की मदद करती थी और वो मेरी बहुत पक्की वाली सहेली थी। हमेशा मेरा साथ देती थी। वो बहुत पढ़ी लिखी थी, दीनी इस्लाम भी और दुनिया भी, और सारी बातें बड़ी बारीकी से जानती थी। इसलिए मैंने तय किया कि उससे बात करूंगी, लेकिन उस वक्त फुर्सत नहीं थी। मुझे जल्दी से खाना भी तो तैयार करना था, क्योंकि समर के घर आने से पहले सब कुछ पूरा करना चाहती थी, और फिर मेरी बेटी भी तो थोड़ी ही देर में जागने वाली थी। मैंने जल्दी जल्दी आलू के पराठे बनाए, लेकिन सबर अभी तक नहीं आया था। दीवार पर लगी घड़ी अब 8 बजाने को जा रही थी। मेरी बेटी दोबारा जाग चुकी थी। मैंने उसे गोद में उठाया और आंगन में धीरे धीरे टहलने लगी। गर्मी कुछ ज़्यादा महसूस हो रही थी। मैंने सोचा कि आज रात चारपाई बाहर निकाल दूं। अंदर तो दम घुट रहा है। दिल चाह रहा था थोड़ी हवा खाऊं, शायद दिमाग को आराम मिले
और मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाए। इतने में अचानक दरवाजे पर किसी की आने की आहट हुई। चौंक कर मैंने बेटी को संभाल कर समर के जाने के बाद मैंने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया था, इसलिए दरवाजे के पास जाकर झांका। बाहर समर अपनी बाइक पर बैठे थे। चेहरे पर थकन उदासी साफ दिखाई दे रही थी। मैंने दरवाजा खोला, उन्हें सलाम किया, मगर उन्होंने मेरी बात का जवाब तक न दिया। सीधा अंदर चले गए। मेरा दिल गुस्से से भर गया। ये आदमी दूसरों के झगड़ों के चक्कर में अपना घर बर्बाद कर रहा था। आज तक उन्होंने मेरे साथ कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया था और आज किसी और के चक्कर में मेरे जज्बात को यूं नज़रअंदाज कर गए थे। वे जाकर चारपाई पर चुप से बैठ गए और मैं दरवाजे के पास ही खड़ी रह गई। दिल में सैकड़ों सवाल उभरे। समर, आप मेरे साथ इंसाफ नहीं कर रहे। आखिर क्यों आप दूसरों की समस्याओं को अपने सर ले रहे हो? वह उनकी जिंदगी है और उनके चक्कर में आप अपनी जिंदगी को दांव पर लगा रहे हैं। ये उनका जाति मामला है, हमें उसमें दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। मैंने बड़ी नरमी से उन्हें अपनी बात समझाने की कोशिश की तो वे चुप से सर पकड़कर बैठ गए। उनके चेहरे पर मायूसी साफ देख सकती थी। सकीरा, मैंने तुमसे कभी ये उम्मीद नहीं की थी। मैंने सोचा था कि तुम इतनी देर घर में अकेली होगी तो शायद अब तुम्हारी सोच बदली होगी, मगर लगता है तुम अभी भी वहीं पर अटकी हुई हो। ये कहकर वह चारपाई से उठे और बिना मेरी तरफ देखे अंदर चले गए। मेरी आंखों में बेकाबू आंसू भर आए। मैंने अपने दुपट्टे के पल्लू से अपनी आंखों को साफ किया और खुद को संभालने की बहुत कोशिश की। दिल कह रहा था जाकर उन्हें रोक लूं, मगर मैंने अपने कदम रोक लिए थे। मैं मोबाइल उठाकर रसोई में चली गई। मेरी नन्ही बेटी जुबीन आंगन में आराम से सो रही थी। मैंने उसके पास पंखा चला दिया ताकि वह आराम से सो जाए। रसोई में आते ही मैंने अपनी दोस्त गुलशन को कॉल मिलाई। वही गुलशन जो हमेशा मेरा सहारा बनती थी, मगर बार बार कॉल मिलाने के बावजूद वो फ़ोन नहीं उठा रही थी। मेरी घबराहट बढ़ने लगी, जैसे मेरे दिल पर कोई बहुत बड़ा बोझ आ गिरा हो। मैं नहीं चाहती थी कि उसके राय के बिना कोई कदम उठाऊं। अंदर से एहसास हो रहा था ये रिश्ता गलत साबित हो सकता है। मैंने रसोई समेटा, बर्तन धोए और फिर कमरे में आ गई। समर अभी भी चुप बैठे हुए थे। मैंने माहौल को भांपने की और बदलने की बहुत कोशिश की और कहा, समर, मैं सोच रही थी आज हम बाहर सो जाएं, देखिए ना अंदर बहुत गर्मी है। मैंने मुस्कुराकर कहा। उन्होंने चौंक कर मेरी तरफ देखा। सब ठीक तो है? आज क्यों बाहर सोने के लिए कह रही हो? तुम्हें तो इससे पहले कभी बाहर सोना पसंद नहीं था और वैसे भी इस कमरे में एसी भी तो चल रहा है, फिर तुम्हें बाहर क्यों सोना है? समर ने बड़ी हैरान होते पूछा था। उनकी बात सुनकर मैं बुझ सी गई। कुछ पल चुप रह गई। आज तक उन्होंने मेरी किसी बात पर एतराज नहीं किया था, मगर आज वे हर शब्द पर मुझे टोका टाकी कर रहे थे। शायद उनके दिल में अब कोई खिंचाव आ गया था और मैं महसूस कर सकती थी। हम दोनों के बीच हमेशा गहरी मोहब्बत थी, लेकिन अब किसी और की समस्याओं ने जैसे मेरी मोहब्बत के जड़ों को हिलाकर रख दिया था। मैं उनके दोस्त मकसूद को बहुत कोस रही थी। अपने घर की समस्याओं में हमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहे थे। उस वक्त मैंने समर से मुस्कुराकर बात बदलने की कोशिश की। समर, मुझे तो लगता है आज ऐसे ही चल रहा है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है। शायद मौसम ही कुछ बदला हुआ है। मेरे शब्दों की मजबूती, मुस्कुराहट वे भी महसूस कर सकते थे, मगर चुप रहे। इसलिए मैंने चारपाई बाहर निकाल कर रख दी। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो हम अंदर ही सो जाते हैं, मैंने नासमझी से कहा। समर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो मेरी तरफ देखते हुए बोले, शकीरा, मैं हमेशा तुमसे यही उम्मीद रखता हूँ कि तुम मेरी बात मानो, मगर समझ नहीं आता मेरे दोस्त की समस्याओं में तुम कितना गुस्सा कर रही हो। वे दोनों बेचारे किस तरह मुश्किल में पड़े हैं और हम एक मुसलमान होने के नाते उनकी मदद करनी चाहिए। मुझसे बड़ी आस लगाकर बैठे हैं। उन्होंने गहरी सांस ली, बात चालू रखी। उसकी पत्नी अभी भी उसके घर पर ही है, पर दोनों अलग अलग कमरों में रह रहे हैं। वह औरत भी उसे छोड़कर जाना नहीं चाहती और वह भी दिल से उससे भी प्यार करता है, लेकिन अब बहुत बुरा पछता रहा है और गुस्से ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। अब वो बुरी तरह से फंस गया है। बताओ, क्या मैं इस वक्त उसकी मदद ना करूं? और वह सवालिया नज़रों से मुझे देखते रहे, जैसे मेरी जवाब को हाँ में सुनना चाहते हों। मैंने उनके करीब जाकर बैठ गई। उनके शब्दों में बेचैनी थी। समर, मुझे एतराज़ नहीं, मैं सिर्फ चाहती हूँ कि पहले इस समस्या को अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लूँ। हम इतना बड़ा कदम बिना सोचे समझे नहीं उठा सकते। मैंने उनके हाथ पर नरमी से अपना हाथ रखा, शायद वो मेरी बात समझ जाए। दिल में एक दर्द जरूर था, कहीं इस सच्चाई के चक्कर में हम कोई गलत कदम ना उठा ले। लेकिन वो मेरी तरफ देखकर गुस्से से बोले, क्या मतलब है तुम्हारा? आखिर उसमें कौन सा जुर्म हो जाएगा? मैं सिर्फ उससे निकाह ही तो करूँगा। वह औरत मेरे दोस्त की पत्नी है,
मेरे दिल में उसके लिए इज्जत है। 2-3 दिन के अंदर मैं उसे छोड़ भी दूंगा और फिर मेरा दोस्त उससे दोबारा निकाह कर लेगा। समस्या यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। क्या परेशानी है तुम्हें? आखिर उसमें तुम्हारा क्या हो जाएगा? मैं चुप से उसका चेहरा देखती रह गई। उनकी बातों में एक विश्वास झलक रहा था, मगर दिल में डर और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। कभी कभी किसी की मदद करना इतना मुश्किल क्यों लगता है, जैसे खुद को बहुत बड़ी इम्तिहान में डाल देना। आखिर मैंने धीरे से कहा, समर बस मुझे नहीं मालूम, आप मुझे 1-2 दिन का टाइम दो, मैं सोचकर आपको बताऊंगी। मेरी आवाज़ धीमी थी, अंदर से जैसे दिल मना कर रहा हो। अब मैं फंस चुकी थी कि आगे क्या करना है। मैंने कहा, सुबह सोचूंगी। मैंने ये कहकर बात वहीं ख़त्म की। समर चुप हो गया, मगर उनकी चुप्पी में रात छुपी हुई थी। मैं जानती थी वो मेरी मर्जी के बिना कोई कदम नहीं उठाएगा। मैंने आंगन से अपनी बच्ची को धीरे से उठाया, अंदर आ गई। मुझे अंदाजा था समर का बाहर सोने का इरादा अब बदल चुका है। उसके लिए मैंने एसी ऑन किया और बेड से टेक लगा ली। अब नींद आंखों से कोसों दूर थी। कमरे में चुप्पी थी, मगर दिमाग जैसे शोर मचा रहा था। समर और बच्ची दोनों अब सुकून से सो रहे थे। मैं जागती आंखों से छत को ही घूरे जा रही थी। दिल में एक अनजाना डर सा बैठ गया था, जैसे कोई आंधी तूफान मेरे पास आ रही हो। ऊपर से गुलशन भी मेरे कॉल का जवाब नहीं दे रही थी। दिल चाह रहा था अभी जाकर उससे बात करूं, मगर रात काफ़ी हो चुकी थी। मैंने सोचा सुबह होते ही सबसे पहले मैं गुलशन को फ़ोन करूंगी, शायद वो मेरी उलझन सुलझा दे। सुबह मेरी आंख जुबीन के रोने से खुली। वह रो रो कर बेहाल थी। वह अभी बहुत छोटी थी। वह 8 महीने की थी और बार बार दूध मांगती थी। मैंने उसे गोद में लिया, प्यार से चुप करवाया, रसोई में आ गई। मैंने जल्दी से उसका दूध बनाया, मगर बार बार दूध पीती और फिर रोती। मैं थक चुकी थी। कभी खाना बनाकर, कभी कपड़े धोना, ऊपर से बच्ची को संभालना, सब कुछ जैसे एक चक्कर में बदल गया था। माँ होना आसान नहीं होता, खास तौर पर जब दिल पर कोई बोझ हो। अब तो एक नई समस्या मेरे सर पर आ गई थी, जिसका हल मेरे बस में नहीं था। समर सुबह नाश्ता किए बिना दफ्तर निकल गए। उनके चेहरे पर फिक्र साफ दिखाई दे रही थी। जाते जाते बस इतना कहा, मैं पहले दोस्त के घर जाऊंगा, फिर ऑफिस पहुंचूंगा। मैं उन्हें रोकना चाहती थी, मगर शब्द जैसे जुबान पर आकर रुक गए हों। घर के सारे काम निपटाने के बाद मैंने बेटी को गोद में लिया, दरवाजे पर ताला लगाया। दिल में एक ही ख्याल था, अब गुलशन से बात करनी होगी, वही मेरी मदद कर सकती थी। उसका घर ज्यादा दूर नहीं था, सिर्फ कुछ गलियों की दूरी थी। मैं चलते हुए सोच रही थी, काश वो मेरी बात समझे और मुझे कोई ऐसी सलाह बताए जो मेरे पति को भी तसल्ली में ले ले, मेरा दिल भी तसल्ली में हो जाए। मैं तेजी से उसके घर पहुंची तो वो मुझे देखकर बहुत खुश हो गई, मगर उसका चेहरा मुरझाया हुआ देखकर पता चल रहा था वो काफी दिनों से बीमार है। मैं जल्दी ही समझ गई कि शायद इसी वजह से उसने मेरी कॉल नहीं उठाई। गुलशन, सब ठीक तो है ना? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे, मैंने बहुत फिक्र से पूछा। वह हल्की सी मुस्कुराकर बोली, शकीरा, पिछले कुछ दिनों से तेज बुखार ने मुझे कमजोर कर दिया है। आज जरा सा तबीयत संभली है तो मैं बैठी हूँ। उसकी आवाज़ में कमजोरी साफ झलक रही थी। मैं दिल ही दिल में उसके लिए दुआ कर रही थी। मुझे उस पर बेहद तरस आ रहा था। वे बेचारी अकेली ही जिंदगी बिता रही थी, क्योंकि उसके पति दूसरे शहर में नौकरी करते थे। उसके पास कोई औलाद भी नहीं थी, सिर्फ एक पुरानी नौकरानी के साथ यहाँ रहा करती थी। मैंने सोचा, मैं तो हमेशा उससे शिकायत करती रहती हूँ कि समर मुझे वक्त दे, मगर कम से कम वो मेरे साथ तो हैं। ये एहसास मेरे दिल में बहुत अच्छा लगता था। यहाँ तो गुलशन बिल्कुल अकेली रहती थी। मैंने उसका हाल चाल पूछा, फिर बात को धीरे से अपने असल मकसद के तरफ ले आई। गुलशन, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। एक समस्या है जिस पर तुम्हारी राय मुझे चाहिए। मैंने बड़ी गंभीरता से कहा। वह थोड़ी सीधी होकर बोली, हाँ शकीरा, बताओ क्या हुआ। मैंने गहरी सांस ली, उसे सब कुछ बता दिया। किस तरह समर के दोस्त उनकी पत्नी के बीच झगड़ा चल रहा है और उनके दोस्त ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी को तलाक दे दिया है, लेकिन वे दोनों अलग नहीं होना चाहते और मेरे पति से इसके लिए मदद मांग रहे हैं ताकि वो अपनी बीवी से दोबारा निकाह कर सकें। गुलशन ने सुनते ही तौबा इस्तगफार पढ़ना शुरू कर दिया। ये मुसलमान कितना नीचे गिर चुका है, अपनी सुविधा के हिसाब से ऐसे रस्म व रिवाज बना लिया। ये गुनाह कबीरा से कम नहीं है, जिसमें कुरान पाक में साफ साफ कहा गया है, उस आदमी पर अल्लाह पाक खुद लानत भेजता है जो अपनी बीवी की इज्जत नहीं करता, उसे ऐसे शब्द बोल देता है। इस तलाक की गुंजाइश कहीं भी नहीं है, लेकिन आदमियों ने अपने सुविधा के हिसाब से इसे रस्म की तरह बना लिया है। जब चाहे अपनी पत्नी को ये शब्द निकालकर उसे जलील करते हैं और फिर उसी के साथ रहना भी चाहते हैं।
और उसके लिए उन्होंने एक अलग से हलाला रस्म बना लिया है। ये बहुत बड़ा गुनाह है। ऐसा कहीं पर भी कुरान पाक में नहीं लिखा। इस सब से हर मुसलमान मर्द और औरत को बचना चाहिए। जैसे शादियों में हर राज्य में एक अलग रस्म देखने को मिल जाता है। उस रस्म से धर्म से कुछ लेना देना नहीं होता, लेकिन लोग अपने मजे के लिए ऐसे रस्म को कर जाते हैं जो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला भी होता है और बहुत ज़्यादा गुनाह में डाल देता है। शादियों में लोग कितनी बुरी बुरी गालियाँ निकालते हैं जो किसी भी बुनियाद पर ठीक नहीं, चाहे मुसलमान हो या फिर कोई भी धर्म हो। लेकिन ऐसे रस्म रिवाज इंसान ने खुद ही बनाए हैं और फिर इसे इस्लाम से जोड़ देते हैं। ये बहुत गुनाह करते हैं। तुम अपने पति को समझाओ, ये बहुत बड़ा गुनाह है। मुझे गुलशन की बात बहुत अच्छी लगी, लेकिन ये बात मैं अपने पति को कैसे समझा सकती थी, क्योंकि गुलशन से वह बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते थे। वह हमेशा तकरीरों में ऐसी ऐसी बातें कह देती थी जो लोगों को चुभ जाती थी, लेकिन उसकी बात हमेशा ठीक होती थी और इसलिए मेरा पति उससे बहुत चिढ़ा करता था। मुझे खास तौर से समझाता था तो उससे बात ना किया कर, क्योंकि गुलशन का पति उससे बहुत प्यार करता था और उसके हर काम में उसकी मदद करता था, चाहे वह रसोई हो, चाहे वो बाहर का काम हो। हर जगह अपने बीवी के साथ मिलकर काम करता था और ये बात कई मर्दों को चुभ जाती थी और उसे बुरा भला कहते थे। खास तौर पर मेरा पति, जो उसे एक आंख देखना नहीं चाहता था, क्योंकि मेरा पति घर में आते हिलकर पानी नहीं पिया करते थे। सारा उनको बेड पर ही चाहिए होता था और ऐसे मर्द इस चीज़ को कभी भी सपोर्ट नहीं करते। मुझे गुलशन और उसका पति कहीं से भी बुरे नहीं लगते थे। जो भी कहती थी डंके के चोट पर कहती थी। गुलशन को तो औरतों में से सभी उसे पसंद करते थे, लेकिन मर्दों में से कई उसकी बुराई करते थे। अपने पति को गुलाम बनाकर रखती है, लेकिन उसे गुलशन को कोई फर्क नहीं पड़ता था। गुलशन तो मेरी बात सुनकर ही चीख उठी थी, शकीरा तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, बातें तो सरासर गलत है और बहुत ही ज़्यादा गुनाह के तरफ ले जाती है। मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानती। ये सिर्फ एक रस्म है, वह भी बहुत गुनाह वाली। उसके शब्द मेरे दिल पर हथौड़े की तरह लगे। मैं चुप से उसे देखती रह गई और पहली बार मुझे लगा शायद इस वक्त एक बहुत बड़ी उलझन में फंस चुकी हूँ। गुलशन ने गहरी सांस ली, बड़ी गंभीरता से बोली, जाकर अपने पति को समझाओ, इस गुनाह से बचे और खुद को बचाओ। ऐसे दोस्ती यारी दीमक की तरह होती है जो घर को ही बर्बाद कर देती है। इस्लाम में तो तलाक शब्द बोलना ही मना है। भला ठीक कैसे हो सकता है? यही रिश्ता है जो अल्लाह के बहुत नज़दीक है और अल्लाह जब भी कोई मियाँ बीवी को खुश देखता है तो उस पर अल्लाह अपनी तरफ से रहमत नाजिल करता है। उसके घर में खैरो बरकत बराबर रहती है। उनके घर में उनके बच्चों की परवरिश भी बहुत उम्दा होती है। जो मियाँ बीवी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, बच्चों के अंदर खुद ब खुद मोहब्बत पैदा होती है। जिन घरों में मियाँ बीवी की लड़ाई इस तरह के वाहियात गाली गलौज होता है, उस घर में अल्लाह ताला खुद लानत भेजते हैं। और ये कुछ मर्दों ने और कुछ गुनहगार औरतों ने जानबूझकर इस रस्म को हवा दी है और ये सरासर गलत है। इस्लाम में कहीं भी इस चीज़ की कोई गुंजाइश नहीं। गुलशन की बातें सुनती रही और उसके हर शब्द मेरे दिल पर हथौड़े की तरह बरस रहे थे। दिल के किसी कोने में खुद भी यही महसूस कर रही थी कि ये सब ठीक नहीं। मगर मैंने धीरे से गुलशन से पूछा, मैं क्या करूं? मैं कैसे अपने पति को समझाऊं? गुलशन कुछ पल चुप रही। उसके चेहरे पर बड़ी गंभीरता छा गई। गुलशन ने कहा, शकीरा, मैं तो ये नहीं चाहूंगी ये सब रस्म दोबारा दोहराया जाए और इस गुनाह में तुम भी शामिल हो। तुम्हें इस सब चीज़ों से बचना होगा। अपने पति को भी सही राह दिखाना होगा, लेकिन लोगों के दिमाग में ये गलत फहमी को निकाल फेंकना होगा। ये अमल इस्लाम में कहीं जायज़ नहीं। कुरान पाक में इसकी बहुत निंदा की गई है, फिर भी लोग इसे इस्लाम से जोड़कर ऐसे गलत कामों को सरअंजाम देते हैं। मैं इसके खिलाफ हूँ और तुम्हें ऐसे कामों से रोकना चाहती हूँ, लेकिन ये तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि मैं किसी भी अनजान मर्द से बात नहीं करती। ये मेरा खुद का डिसीजन है। मुझ पर किसी का दबाव नहीं या मेरे पति ने कभी मना नहीं किया, लेकिन मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगता मैं किसी गैर मर्द से बात करूं। गुलशन की बातों ने मेरे दिल और दिमाग पर जैसे गहरा असर छोड़ दिया था। मैंने सर हिलाया, बात को दिल में बैठा लिया। थोड़ी देर और ज़्यादा उसके पास बैठी रही। हमने थोड़ा बहुत रोज़मर्रा की बातें भी की ताकि माहौल थोड़ा नॉर्मल हो सके। मेरा दिमाग अभी उसी ख्याल में फंसा हुआ था। फिर मैंने अपनी बेटी को गोद में उठाया, गाल पर प्यार किया और घर वापस आने के लिए परमिशन ली। दोपहर का वक्त था, सूरज जैसे आग बरसा रही थी। मैं रास्ते में सोचों में गुम थी। हर मोड़ पर यही ख्याल आता, अब मैं समर को कैसे समझाऊंगी। घर पहुंची तो बड़ा सुकून सा छाया हुआ था। मैं गुलशन के घर से खाना खाकर आई थी, इसलिए किचन में कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। वैसे भी समर दोपहर के वक्त खाना नहीं खाते थे।
मैंने अपनी बेटी को बिस्तर पर सुलाया और खुद कुर्सी पर बैठ गई। दिल बड़ा घबरा रहा था। मेरी शादी अरेंज मैरिज शादी थी। मेरे पति कई भाई थे। मेरे पति तो मेरे साथ बहुत अच्छे थे। मेरी सास ने हमें शादी के बाद से तुरंत अलग कर दिया था। हम अपना अलग घर बनाकर यहीं रहा करते थे। लेकिन मैंने अपने देवरानी जेठानियों से सुना था कि मेरा पति कुछ मनचला आदमी है। उसका दिल बहुत जल्दी औरतों की तरफ कायल हो जाता है और वे औरतों के लेकर अपने दिल में बहुत गलत बातें भी पाल रखी है। उसका कहना था, अपनी भाभीियों से तुम अपने पति को गुलाम बनाती हो। ऐसे मर्द मर्द कहलाने के लायक नहीं होते जो औरतों के पल्लू से बन जाते हैं। वे अपने भाइयों को भी उल्टी सीधी बातें पढ़ाता। मेरी जेठानियों का मेरे पति के लिए अच्छा विचार नहीं था। मेरे साथ मेरा पति बहुत ही अच्छी तरह रहता था। हाँ, वह किसी भी मेरे काम में हाथ नहीं बटाता था, ये बात सच थी। पर इसके लिए मुझे उससे कोई शिकायत नहीं थी। वह मुझे समय से खर्चा भी देता और मेरी पसंद का ख्याल भी रखता। मेरी और उसकी अभी तक कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुई थी, लेकिन वह अपने दोस्त के मामले में वह ज़्यादा ही इन्वॉल्व हुए जा रहा था और ये बात मुझे बिल्कुल भी गवारा नहीं थी। बाकी उसकी सारी आदतें मुझे पसंद थी। वो मुझे प्यार भी बहुत करता था। मुझे यकीन था अब हमारे बीच सख्त बहस होने वाली है। समर अपने दोस्त के मामले में हद से ज़्यादा ही जज्बाती हो चुके थे। मैं जानती थी कि उसे इस हाल में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने गुलशन से कहा भी था कि अगर समर मेरी बात नहीं माने तो उन्हें समझा दे, लेकिन उसने तो साफ मना कर दिया था। क्या फ़ायदा था उसका इतना पढ़ा लिखा होने का जो मेरी मदद नहीं कर पा रही थी, मगर साथ ही तरस भी आता। औलाद के लिए तरस रही थी बेचारी। उसके पति दूसरे शहर में रहते थे। जिंदगी ने उसे भी परीक्षाओं में डाला हुआ था। मैंने आह भरी। शायद सच यही था कि हर किसी के हिस्से में कोई ना कोई दुख जरूर होता है। मेरी जिंदगी सबके लिए एक मिसाल थी। मोहब्बत करने वाला पति, नन्ही सी बेटी, अपना घर और बड़े सुकून भरी जिंदगी। मगर अंदर से मैं भी टूट रही थी। एक समस्या सामने आकर खड़ी थी। वह मेरे बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। शाम ढल रही थी। दरवाजे पर आहट सुनाई दी। समर घर वापस आ गए थे। मैं जल्दी से अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाया, मगर जैसे ही उनके तरफ देखा मेरा दिल बैठ गया। उनके चेहरे पर अजीब सी चुप्पी थी, जैसे अंदर कुछ टूटा हुआ है। उनकी नजरें झुकी हुई थी। कदमों में भी थकन दिखाई दे रही थी। मैंने आंगन में ही खाने का इंतजाम किया था। ठंडी हवाओं के झोंकों के साथ हल्की सी माहौल में गर्मा गर्मी समाया हुआ था, मगर मेरे दिल में एक अजीब सा बोझ था। समर धीरे धीरे चलते हुए कुर्सी खींचकर बैठ गया। चुप से खाना खाने लगा। मैं उनके सामने बैठकर अपनी नजरें झुका ली। बोली, समर, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। उन्होंने निवाला मुंह में डाला ही था, फिर सवालिया नजरों से मेरी तरफ देख रहे थे। चेहरे पर थकन साफ झलक रही थी। जरूर तुमने मेरे दोस्त के खिलाफ ही कोई बात करनी होगी। अगर वो बात है तो मत ही करो, चुप ही रहो। वो बोले, मैं पहले ही बहुत थका हुआ हूँ, अब और ज़्यादा उसके बारे में बात नहीं सुन सकता हूँ। वो बेचारे वैसे ही बहुत परेशान लग रहे थे। उन्होंने सर पकड़ लिया, जैसे उनके अंदर अब सब कुछ टूट चुका हो। मैं चुप से बैठ गई, मगर दिल चाह रहा था किसी तरह उन्हें समझा सकूं। मैंने हिम्मत करके धीरे से कहा, समर, आपको मेरी बात सुननी होगी। ये आपके और मेरे भलाई के लिए है। आप किसी बड़े गुनाह का हिस्सा ना बनो। ये कहीं पर जायज़ नहीं। इस तरह के फालतू रस्म रिवाज से दूर रहो और अपने दोस्त को भी समझाओ। वह ऐसे गुनाह कर चुका है तो वह किसी और को गुनाह में शामिल ना करे। और कुरान शरीफ में कहीं पर भी इस हलाला नाम का शब्द नहीं है। ये सिर्फ ऐसे वाहियात लोगों ने बना दिया है और ये बरसों से रस्म की तरह चलाया जा रहा है। कुरान पाक में तिलाक शब्द जुबान पर लाने से ही मना किया गया है, तो बताइए ऐसे फालतू के रस्म व रिवाज की वहाँ कोई गुंजाइश नहीं। अल्लाह खुद फरमाता है कि दो मियाँ बीवी अगर खुश रहते हैं और मोहब्बत से बातें करते हैं, मोहब्बत से खाना खाते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं, उस घर में अल्लाह खुद रहमतों की बारिश करता है। आप ऐसे गुनाह से बच जाइए। मेरा पति तो गुलशन का नाम सुनते ही भड़क उठता था। उस औरत से मुझे पहले ही बहुत चिढ़ है और तुम उसी की फालतू सी बकवास लेकर बैठ गई हो। मुझे तुम्हारी राय नहीं चाहिए। मैं जानती थी समर पहले ही उसके खिलाफ है। यही सोचकर मैं चुप रही और ज़्यादा कुछ नहीं कहा। और अगर मैं गुलशन की सारी बातें बता देती तो समस्या और ज़्यादा बिगड़ जाती। मैंने नज़रें झुका ली। चुप से उस पल में सिर्फ पंखे की घूमने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं सोच रही थी आखिर क्यों मेरे पति को गुलशन से इतनी नफरत थी। आज मैं इस बात को अच्छे से समझ सकती थी। वह तो हमेशा मुझे अच्छी बातें बताया करती थी। वह कोई फालतू औरत नहीं थी। वह तो वैसे ही लोगों से कम ही मुलाकात करती थी, अच्छी राय देती। मैंने कई बार महसूस किया था समर को उसकी कोई भी बात मेरे मुंह से अच्छी नहीं लगती थी और हमेशा कहता, उससे दूर रहा करो, नहीं तो बिगड़ जाओगी।
मुझे गुलशन में ऐसी कोई बुराई नजर नहीं आती थी। वे अक्सर कहते, सकीरा अपनी जिंदगी तुम खुद दूसरों के वसूलों पर मत गुजारा करो। मैंने कई बार उसकी बातें बड़ी गौर से सुनी। कई मर्द तो उसके ऐसी बातों पर अपने घर को जन्नत बनाए बैठे थे और समर जैसे लोग उससे बहुत चिढ़ा करते थे। ऐसे लोगों की वजह से ही ऐसे रस्म रिवाज जिंदा रहते हैं। अगर हर कोई ऐसी रस्म रिवाज से परहेज करे तो ये जिंदगी बहुत सुकून में बीतेगी। लेकिन लोगों को भी अपनी जिंदगी में हमेशा इस तरह के रस्म रिवाज बड़े अहमियत रखते हैं। मेरा पति कहने लगा, वे औरत घर के झगड़े सुलझाने के बजाय उसमें माचिस डालकर आग लगाना चाहती है और आज के बाद इस घर में गुलशन की कोई बात नहीं होनी चाहिए। वो मेरी सच्ची दोस्त थी, मगर समर की नज़रों में वो हमेशा एक दूसरे को भड़काने वाली औरत लगती थी। लेकिन वे हक की बातें करती थी। मैंने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, समर वह सिर्फ चाहती है कि हम कोई गलत कदम ना उठाएं। बस इतना ही धीरे से कहा। मगर समर मुझ पर भड़क उठा था। जाकर अपने कमरे में लेटा ही था कि उसके फ़ोन पर मकसूद का फ़ोन आने लगा। वह शायद बहुत ही परेशान था। प्लीज़ मेरी बात आराम से सुनो, मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ। उसके बाद जैसे आप चाहोगे वैसा ही कर लेंगे। मैं दौड़कर उनके चारपाई के पास आई। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। मेरे हाथ कांप रहे थे, शायद वह भी महसूस कर गया था। कुछ पलों वह वहाँ रुका, फिर धीरे से बैठ गया। हवा में एक बहुत बोझ था, जैसे दीवार भी हमारी बातों को सुनने लगी हो। मैंने नरमी से कहा, समर, गुलशन ने कहा है कि हलाला इस्लाम में कोई मायने नहीं रखता। ये सिर्फ एक रस्म है। अल्लाह ने खुद तलाक को नापसंद किया है। तो फिर ये कैसा तलाक जिसमें एक औरत को बार बार निकाह और फिर तलाक के चक्कर में डाला जाता है। इस्लाम में तो इसकी कोई परमिशन नहीं दी गई। मैंने पूरी गंभीरता से अपनी बात पूरी की, मगर समर के चेहरे के असर बदल गए। वह गुस्से से मुझे घूरने लगे। मुझे पता था सकीरा, तुम्हारा दिमाग उसने कबाड़ कर दिया है और इसके आगे तुम किसी और की भलाई नहीं सोच सकती। वह 2 कौड़ी की औरत अपने पति को गुलाम बनाकर बैठी है, खुद को कुछ पता नहीं, और तुम्हारे दिमाग में उल्टी सीधी बातें भरती है। ये तो हर जगह ही ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए ही ये हलाला रस्म किया जाता है। तो तुम बहुत बड़ी मुल्लानी ना बनो। तुम्हारी दोस्त खुद को सबसे ज़्यादा अक्लमंद समझती है। उनके शब्दों में बहुत कड़वाहट झलक रहा था। मेरे दिल को बिल्कुल चीर कर रख दिया था। और तुम सुन लो, मैं अपने दोस्त की पत्नी से सिर्फ निकाह करूंगा और कुछ नहीं। मैं उससे कोई सुहाग रात नहीं मनाऊंगा। तुम मेरी मलिका हो। मैं तुम्हारे सिवा किसी को आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। बस उसकी समस्याएं हल हो जाएगी, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। ये सब सुनकर मेरे अंदर का रूह कांप गया था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, मगर मैं बोल ना सकी। दिल के किसी कोने में कुछ टूट गया था। वे कह रहे थे किसी और औरत से निकाह करेंगे, तो मेरे तन बदन में आग लगी थी। मेरे अंदर दर्द और दुख, बेबसी एक साथ जाग उठे थे। ऐसा लगा जैसे मेरी जिंदगी की नींव को हिला दी गई है। मैं चुप से उठी, आंसू बिना पूछे कमरे की तरफ चल पड़ी। हर कदम के साथ दिल भारी होता जा रहा था। कुछ देर बाद समर भी पीछे आए। उनकी बाहों में मेरी बेटी थी, जो हल्का सा रो रही थी। उन्होंने नरमी से बेटी को बेड पर लिटा दिया, फिर मेरे पास आकर बैठ गए। शकीरा, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो, उन्होंने धीरे से कहा। मेरा दोस्त बहुत परेशान है। वह टूट चुका है, डिप्रेशन में चला गया है। उसका कारोबार भी ठप हो चुका है। ऊपर से उसकी पत्नी बीमार है। वे दोनों एक घर में रहते हुए भी मीलों दूरियां बनाकर बैठे हैं। अलग अलग कमरों में हैं। ना सुकून, ना बातचीत। उनकी जिंदगी हराम हो चुकी है। उन्होंने मेरी तरफ देखा जैसे हमदर्दी की उम्मीद कर रहे हों। शकीरा, मैं सिर्फ उसकी मदद करना चाहता हूँ। वो मेरा भाई जैसा है। मेरी जगह अगर तुम्हारा कोई दोस्त होता तो क्या तुम यूं ही उसे हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती? मैंने चुप से उनकी बातें सुन ली। दिल में एक जंग छिड़ चुकी थी। अकल कह रही थी ये गलत हो रहा है, और समर के शब्दों ने नरमी पैदा कर दी थी। उसका भला करना चाह रहे थे। समर कह रहे थे, शकीरा, इस बेचारे ने तो गुस्से में तलाक दी थी, अब वो गलती को ठीक करना चाहता है, तो आखिर इसमें बुराई क्या है? मैं चुप से उनकी बातें सुन रही थी, लेकिन दिल दिमाग सुन हो गया था, जैसे समझने की ताकत खो गई हो। वह जैसे जिद पर अड़े थे मैं उनकी बातों को मान लूं, मगर मेरा दिल किसी हाल भी ये मानने को तैयार ही नहीं था। मैंने धीरे से कहा, समर, आप जो कह रहे हैं वह अपनी जगह है, लेकिन समस्या का हल इस तरह नहीं निकलता। अगर सच में उनकी पत्नी को तलाक हो चुकी है तो बेहतर है कि कुछ वक्त के लिए वह अपने मायके चली जाएं। अपने दिल दिमाग को सुकून देने के लिए मेरे दिमाग में बार बार मेरी सहेली गुलशन की बातें घूम रही थी। ये गुनाह कबीरा है। उसने ये बातें सुनकर कितनी बार तौबा तौबा इस्तगफार पढ़ा था। कितना गुस्सा हो गई थी। गुलशन ने यही बताया था, इस्लाम में हलाला की कोई जगह नहीं, बल्कि ये एक रस्म है। गुलशन ने यही समझाया था, अगर कोई औरत तलाक के बाद दूसरा निकाह करे
और दूसरा पति अपनी मर्जी से उसको तलाक दे तो ही वो पहले पति के साथ निकाह कर सकती है, मगर इसमें कोई भी मंसूबाबंदी नहीं होनी चाहिए। समर को वही सब समझाने की कोशिश कर रही थी, मगर वह चेहरा बनाते हुए कहने लगे, तुम्हारी दोस्त हर वक्त उल्टी सीधी बातें तुम्हें बताती रहती है। समर, जो कुरान में है वही ठीक है। कुछ देर के लिए हमारे बीच बिल्कुल गहरी चुप्पी छा गई। कमरे में सिर्फ मेरी बेटी की रोने की आवाज़ गूंज रही थी। मैं जल्दी से उसे उठा लिया और धीरे से उसे हिलाने लगी ताकि वह चुप हो जाए। समर चुप बैठे मोबाइल में बिजी था। अचानक उनके फ़ोन पर फिर से मकसूद का फ़ोन आने लगा था। जैसे ही उन्होंने कॉल अटेंड की, उनके चेहरे के असर बदल गए थे। आंखों में मायूसी, शब्दों में थकन आ गई थी। उन्होंने कहा, हाँ यार, मैंने पत्नी से बात की थी, मगर वह तो बिल्कुल समझने को तैयार नहीं। हर बात को वह समस्या बना लेती है। मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा तो दिल भर आया। ऐसा लगा जैसे फैसले की घड़ी आ चुकी है। मैं क्या करूं? मकसूद, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, लेकिन उसकी मर्जी के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। समर की आवाज़ में थकन, उलझन मुझे महसूस हो रही थी। मैं जो अभी अभी कमरे से बाहर निकली थी, आंगन में धीरे धीरे चक्कर लगा रही थी, मगर मेरे दिल के अंदर अजीब सा सुकून उतर आया था। मैं उनकी बातें गौर से सुन रही थी और दिल ही दिल में उनके शब्दों की नरमी ने मुझे छू लिया था। मेरे चेहरे पर बेकाबू एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। ये सोचकर अच्छा लगा, मेरे पति मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं करना चाहते। दिल ने एक शुक्रिया कहा। वह कम से कम मेरे एहसान की तो कदर करते हैं। लेकिन साथ ही ये ख्याल आया, शायद मुझे अभी उनका साथ देना चाहिए। आखिर मैं भी पिछले कुछ दिनों से अजीब से उलझन में पड़ी हुई थी। उनके दोस्त के समस्याओं ने हमारी जिंदगी को भी जैसे अपनी लपेट में ले लिया था। मैंने दिल में तय किया कि अब इस मामले को और ठीक से समझाने की कोशिश करूंगी। शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। मुझे गुलशन की बातें याद आई। उसने साफ कहा था ये सब बहुत गलत है, मगर मेरा दिल चाहता था कि मैं खुद भी इस बात के तह तक जाऊंगी। मैं जब कमरे में वापस गई तो समर चुप और उदास बैठा था। न उन्होंने मुझसे कोई बात की, न मैंने उनके शब्द पर कोई रिएक्ट दिखाए। ऐसे लगे जैसे वक्त थम सा गया हो। फिर उन्होंने धीरे से लैंप बंद किया, करवट बदलकर सो गए। मजबूरन मैंने भी आंखें बंद कर ली, मगर मेरे दिमाग में सवालों का भीड़ था। अब मकसूद के पत्नी को तलाक हुए 2-3 हफ्ते बीत चुके थे, मगर उसकी पत्नी अभी उसी के साथ उसी के घर में रहती थी, लेकिन अलग अलग कमरों में रहते थे, जैसे दो अजनबी एक ही छत के नीचे हों। मैं सोचती थी इंसान एक ही छत के नीचे होकर अपने गुस्से का कैदी बन जाता है। मकसूद एक अच्छा इंसान थे। मैं उन्हें अच्छी तरह से जानती थी। मेरे पति अक्सर उनकी बातें किया करते थे, उनकी तारीफ भी, उनकी कमजोरी भी। उनमें बस एक गलती थी, वे जल्दी से हाइपर हो जाते थे। जिस दिन उनकी बीवी उन्हें बताए बिना मायके चली गई, वह पल उनकी जिंदगी में सबसे बड़ा इम्तहान बन गया। जब उनकी पत्नी वापस लौटी, मकसूद का गुस्सा 7वें आसमान को छू रहा था और वे देखते ही देखते दोनों के बीच एकदम आग भड़क उठी थी। उस झगड़े के बीच जज्बात के तूफान में बहकर मकसूद ने वे शब्द कह दिए जिन्हें वापस लेना बड़ा मुश्किल होता है, तलाक। अब जब गुस्सा ठंडा हुआ तो खुद को कोसने लगे। पछतावे की आग में जल रहा था। ये कोई जबरदस्ती की शादी नहीं थी, बल्कि दोनों ने अपनी मर्जी से एक दूसरे को चुना था और एक दूसरे से प्यार करते थे। उन पलों में बिखर गए थे। अब वह अपनी गलती का बोझ दिल पर उठाए फिर रहा था। मकसूद बार बार यही कहता, अगर कोई रास्ता निकल आए तो अपनी पत्नी को कभी नहीं छोड़ेगा। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल था, हलाला। लेकिन मैंने जब ये सुना तो मेरा दिल कांप गया था। मैं और गुलशन दोनों ही जानते थे इस्लाम में इस तरह के फालतू बकवास की कोई जगह नहीं। पता नहीं किन लोगों ने ये रस्म बना दी है। मैंने सारी रात करवटें बदल कर बिता दिए। मेरे दिमाग में सवालों की बारिश थी। आखिर मुझे क्या करना है? एक तरफ पति का दबाव, दूसरी तरफ मेरे ज़मीर की आवाज़। मैं नहीं जानती थी सुबह मेरे फैसले की घड़ी आ जाएगी। अगली सुबह 8 या 9 बज रहे होंगे। दरवाजे पर जोर की किसी की आने की आहट हुई। आज जुम्मा का दिन था, दफ्तर नहीं गए थे, इसलिए घर में चुप थे। मैं भी किचन में काम कर रही थी। चाय चढ़ा रखा था जब तक किसी के आने की आवाज़ सुनाई दी थी। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि बाहर कौन हो सकता है, लेकिन समर के चेहरे पर एक अजीब सा थकन था, जैसे वह अपनी बेइज्जती महसूस कर रहे हों। मेरी वजह से अपने दोस्त की मदद नहीं कर पा रहे थे। उन्हें मेरी इजाज़त चाहिए थी। ये कैसा वाहियात रस्म था? मुझे बहुत ज़ोर से गुस्सा आ रहा था। उन्होंने जल्दी से जूते पहने और गेट की तरफ बढ़ गए। किचन के खिड़की से मैं उनकी तरफ देख रही थी। जैसे ही दरवाज़ा खुला तो सामने मकसूद और उनकी पत्नी को देखकर मैं चौंक गई। वह औरत पूरी तरह बुर्के में लिपटी हुई थी, मगर फिर भी उसकी आंखों में चुप्पी, उदासी साफ झलक रही थी।
उसे देखते ही मेरा अपना दिल बैठ गया था, जैसे आने वाले पल को किसी बड़े फैसले का इंतजार हो। समर ने उन्हें बड़ी अदब से बुलाया। वे दोनों हॉल में जाकर बैठ गए। यहाँ मैंने अपने आप को बड़ी मुश्किलों से संभाला हुआ था। जल्दी चाय बनाने में बिजी हो गई। पहले तो 2 कप चाय बना रही थी, लेकिन अब उन लोगों के लिए भी चढ़ा दिया था। चाय की खुशबू पूरी किचन में फैल रही थी, मगर मेरे दिल में अजीब सा बोझ उतर आया था। साथ ही कुछ बिस्कुट और नमकीन एक खूबसूरत ट्रे में सजाकर धीरे धीरे हॉल की तरफ बढ़ गई। हॉल में पहुंचकर मेरी नज़र उस औरत पर पड़ी जिसे मैं पहले कई बार मिल चुकी थी। वे पहले भी बहुत प्यार से मिलती थी और बहुत ही प्यार दिखाती थी। उसकी बातों ने हमेशा नरमी हुआ करती थी। हम उनकी शादी में भी गए हुए थे। वह दिन आज भी मुझे याद था जब दोनों के चेहरे पर खुशी चमक रही थी। अभी सिर्फ 4 महीने बीते थे, अब उनके चेहरे पर जैसे बरसों का गम उतर आया था। मैंने चाय उनके सामने रखी, मगर दोनों चुप से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। न किसी ने हाथ बढ़ाया, न कोई बात की। मेरे पति ने माहौल की चुप्पी को तोड़ते हुए 1 कप चाय उठाया और मकसूद भाई के हाथ में थमा दिया। वह जबरदस्ती कमजोर सी मुस्कुराहट के साथ कप को थाम कर बैठ गए। मैंने सोचा शायद अगर मैं उनकी पत्नी को चाय दूं तो कुछ हल्का महसूस करेगी। मैंने टेबल से दूसरा कप उठाया और धीरे से उस औरत के हाथ में चाय थमा दिया। वह चाय पकड़ते ही उसकी आंखों से एक आंसू छलक कर नीचे गिरा, उसके नकाब को भिगो गया। उस पर मेरा दिल अजीब सा भर आया, जैसे उसकी खामोशी खुद एक फरियाद बन गई हो। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने पति के करीब आना चाहती हो, मगर हिम्मत नहीं कर पा रही थी। दोनों एक ही गाड़ी में आए हुए थे, मगर उनके बीच बहुत दूरियां थी, जैसे दिलों में दीवार खड़ी हो। मैं जैसे हर शब्द पर सांस किसी फैसले के इंतजार में हो। मकसूद भाई ने धीरे से कहा, भाभी, मैं आपके पास सिर्फ एक आस लेकर आया हूँ। मैं और मेरी बीवी तराना दोनों ही चाहते हैं कि आप हमारी मदद कर दें, वरना शायद हमारा रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। उनकी आवाज़ में पछतावा, बेबसी दोनों झलक रहा था। मैं नज़रें झुका गई। शर्मिंदा का एहसास दिल पर बोझ बनकर उतर गया, क्योंकि मैं जानती थी मेरी चुप्पी के पीछे मेरे पति की बात छुपी हुई है, जिन्हें मैं खुद रोक रही थी, और अब दोनों मुझसे वही उम्मीद लगाकर आए हुए थे। तराना धीरे धीरे मेरे पास आई और उसके शब्दों में एक टूटा हुआ सा विश्वास था। उसके आगे की कहानी बहुत दिलचस्प रहने वाली है। क्या तराना और समर की निकाह हो पाएगी, या फिर तराना और मकसूद हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे को खो देंगे? क्या शकीरा इन दोनों की निकाह होने देगी? ये कहानी आगे बहुत ही उलझने वाली है, तो इस कहानी का दूसरा भाग जरूर देखना। और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर बताएं। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है, और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।